दोस्तों नमस्कार। राहुल गांधी अमेरिका में हैं और अमेरिका में भी उनके निशाने पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और देश के भीतर समूची बीजेपी के निशाने पर राहुल गांधी हैं। यानी चाहे अनचाहे राहुल गांधी मौजूदा राजनीति के केंद्र में आकर खड़े हो चुके हैं। यह एक वैसी ही परिस्थिति है जैसी एक वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द समूची राजनीति घूमती थी और समूचे विपक्ष के निशाने पर नरेंद्र मोदी ही रहते थे। तो नरेंद्र मोदी के साथ खड़े लोगों की तादाद बढ़े या ना बढ़े, लेकिन बड़ी तादाद में जो उनके साथ लोग खड़े थे वह और ज्यादा तेजी के साथ या कहें और ताकत के साथ नरेंद्र मोदी के साथ खड़े नजर आते थे। लेकिन विपक्ष बिखरा हुआ था। और इससे पहले ध्यान दीजिए, प्रधानमंत्री को निशाने पर लेने वाले विपक्षी नेताओं की कतार छोटी नहीं है। ममता बनर्जी ने एक के बाद एक प्रधानमंत्री को निशाने पर लिया। चंद्रशेखर राव ने एक के बाद एक कसीदे जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह कहकर गढ़े कि दरअसल यह इस देश के फेडरल स्ट्रक्चर को तहस नहस कर रहे हैं, उसमें भी निशाने पर प्रधानमंत्री मोदी और दूसरी तरफ केसीआर थे। उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी को निशाने पर लेना शुरू किया। लेकिन इन तीनों नेताओं का अपना राजनीतिक दायरा अपने शासित राज्यों में ही सिमटा हुआ है। लेकिन कांग्रेस की स्थिति बिल्कुल अलग है और जैसे ही राहुल गांधी ने एक के बाद एक मौजूदा वक्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के भीतर और देश के बाहर उन मुद्दों के आसरे निशाने पर लेना शुरू कर दिया जिसे अपने तौर पर नरेंद्र मोदी अपने अनुकूल मानते रहे, और उसके बाद जिस तरीके से बीजेपी के नेताओं की पूरी कतार नरेंद्र मोदी के पक्ष में खड़ी नहीं हुई बल्कि राहुल गांधी को तहस नहस करने के लिए उतारू हो गई। यानी राहुल गांधी जिस राजनीतिक रास्ते पर निकल पड़े हैं, असल में वो रास्ता पहली बार समूचे विपक्ष के भीतर एक ही व्यक्ति के इर्द गिर्द आकर सिमटने लगा है। और यही बीजेपी की सबसे बड़ी हार हो तो नहीं जाएगी? यह सवाल मौजूदा वक्त में इसलिए बड़ा है क्योंकि राहुल गांधी के हिसाब से कांग्रेस की मौजूदा स्थिति कहीं कमजोर है। यानी राहुल गांधी नेता के तौर पर कांग्रेस से ज्यादा मजबूत हैं। कर्नाटक चुनाव परिणाम ने इसका एहसास करा दिया। यही परिस्थिति महाराष्ट्र के भीतर एक सर्वे के जरिए निकल कर आई। यही परिस्थिति सीएसडीएस, जो कि केंद्र सरकार द्वारा दिए गए पैसे से चलती है, उसके भी सर्वे में कमोवेश यही बात निकल कर आ रही है। लोकप्रियता राहुल गांधी की बढ़ रही है, लोकप्रियता नरेंद्र मोदी की कम हो रही है। लोकप्रियता के अंदाज में आमने सामने राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी ही खड़े हैं। विपक्ष की समूची कतार गायब होती दिखाई दे रही है। तो क्या आने वाले वक्त में राहुल गांधी के इर्द गिर्द समूची विपक्ष की नहीं बल्कि इस देश की राजनीति आकर सिमट जाएगी? लेकिन इस बातों को आज परत दर परत खोलने की कोशिश की जाए उससे पहले जरा यह समझ लीजिए कि जब राहुल गांधी ब्रिटेन गए थे उस वक्त उन्होंने वहां पर भारत के लोकतांत्रिक परिस्थितियों को लेकर जो सवाल खड़े किए उसके कटघरे में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। और राहुल गांधी जब वापस भारत लौटे तो पार्लियामेंट में उन्हें बोलने तक नहीं दिया गया, जबकि 4 केंद्रीय मंत्रियों ने निशाने पर राहुल गांधी को लिया था, वह भी ब्रिटेन में बोले गए शब्दों के आसरे। और उसके बाद कर्नाटक चुनाव में क्या कुछ हुआ यह बताने की जरूरत अब होनी नहीं चाहिए। तो क्या मौजूदा स्थिति में जब राहुल गांधी अमेरिका में है और जिस तरीके से उन्होंने अमेरिका में 20 दिनों के बाद प्रधानमंत्री मोदी को भी पहुंचना है, वहां पर उनका भी भाषण होगा, उससे पहले राहुल गांधी ने भारत के प्रधानमंत्री को लेकर जो एक पूरी व्यू रचना अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में पूरी रची है और आने वाले दिनों में जो वाशिंगटन और न्यूयॉर्क है वहां पर भी सभाएं होनी है, वहां पर भी वो जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री मोदी को कटघरे में खड़ा करेंगे और उनके इर्द गिर्द का ताना बाना बुनेंगे। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि राहुल गांधी के निशाने पर सिर्फ नरेंद्र मोदी हैं। दरअसल नरेंद्र मोदी ने जिस औरे को अंतर्राष्ट्रीय तौर पर खड़ा किया, ध्यान दीजिए तो बहुत ही महीन तरीके से राहुल गांधी ने उसे ही निशाने पर ले लिया।
और चाहे अनचाहे समूची बीजेपी राहुल गांधी पर टूट पड़ी। लेकिन जो कहा गया, पहले उन शब्दों को जरूर सुन लीजिए, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री को लेकर राहुल गांधी जिन शब्दों और जिन वक्तव्यों का जिक्र कर रहे हैं, उसमें लग ऐसा ही रहा है कि दरअसल प्रधानमंत्री की मौजूदा स्थिति शायद एक समझदार या गैर समझदार या फिर नासमझी के पैमाने पर असीम तौर पर बहुत आगे निकल चुकी है और अब इसे संभालना मुश्किल है। यानी प्रधानमंत्री के दौरे के 20 दिनों पहले राहुल गांधी अमेरिका में जिस लकीर को खींच रहे हैं, जरा उससे एक अंदाजा लगाइए कि दरअसल भारत की राजनीति पर इसका क्या असर पड़ेगा और क्यों यह मास्टर स्ट्रोक राहुल गांधी ने असल तरीके से खेला है। They think maybe they know even more than God. They could sit down with God and have a conversation and explain to him, about what is going on. And of course, our Prime Minister is one such specimen. I think if you sat Modi ji down next to God, Modi ji would start explaining to God how the universe works. Right? Yes, and God would get confused that what have I created? So these are funny things, but really this is what is going on. We have a group of people, who understand everything. They can speak to scientists and explain science to them. They can, speak to historians and explain history to them. They can explain, warfare to the army, flying to the Air Force, whatever they want they can, and at the heart of it is mediocrity. That they actually don't understand anything. तो राहुल ने बड़ा पिन पॉइंट अटैक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर किया है और जिन बातों का जिक्र उन्होंने साफगोई के साथ वहां पर रखा और ठहाकों के बीच रखा, उसका अंदेशा यह नहीं है कि दरअसल भारत के भीतर में मौजूदा प्रधानमंत्री और उनका गवर्नेंस के तौर तरीके जो हैं वह किस तरीके से कांग्रेस को अच्छे नहीं लगते हैं, राहुल गांधी को अच्छे नहीं लगते हैं। दरअसल उसके पीछे अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जो छवि प्रधानमंत्री की तमाम यात्राओं के जरिए गढ़ी गई, उसको चकनाचूर करने की है, क्योंकि भारत के भीतर प्रधानमंत्री मोदी के पीछे जो खड़ी भीड़ है वह इस बात को लेकर खुश होती है और अक्सर इन्हीं बातों का जिक्र करती है कि प्रधानमंत्री मोदी किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं में मास्टर स्ट्रोक खेलते हैं। तो असल मास्टर स्ट्रोक राजनीतिक तौर पर राहुल गांधी ने जो खेल दिया, अब इनकी उस परतों पर आइए जो भारत की राजनीति को प्रभावित करेगी, क्योंकि लोकतंत्र का सवाल ब्रिटेन में जाकर उठाना और उसके बाद कर्नाटक में बुरी तरह हार हो जाना, और अब सबको पता है कि भारत के भीतर चुनाव की दिशा में हर कदम बढ़ रहे हैं। शुरुआत में 4 राज्य हैं और उसके बाद लोकसभा चुनाव है, 4 बड़े राज्य, और इन तमाम राज्यों के साथ महाराष्ट्र का भी एसिड टेस्ट कहीं होना है। तो इस दौर में एक क्षण के लिए जरा सोचिए, महाराष्ट्र के भीतर ना तो कांग्रेस का कोई संगठन है, ना कांग्रेस के किसी नेता का कोई चेहरा है, जबकि उनके साथ 2 राजनीतिक दल जो खड़े हैं उसमें एक शिवसेना जो उद्धव ठाकरे की है वह खुद एक चेहरा है, दूसरी तरफ एनसीपी है, शरद पवार, जो अपने चेहरे को राष्ट्रीय तौर पर भुनाने से कतराते नहीं हैं और दिखलाते बतलाते और प्रचार भी करवाते हैं। लेकिन जब एक सर्वे निकल कर आया तो उसने बहुत साफ तौर पर बोला कि बीजेपी के पक्ष में लगभग 33.8% जनता है और जो शिवसेना टूटकर एकनाथ शिंदे के जरिए निकली वह लगभग 5.5% से ज्यादा वोट उसके पास है नहीं। दोनों को जोड़ दीजिएगा तो यह तकरीबन 39% बनते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो एनसीपी है, शिवसेना उद्धव ठाकरे की, और कांग्रेस है, इसमें उन दोनों की तुलना में कांग्रेस लगभग 20%, 19.9% है, और तीनों को मिला दीजिएगा जिसमें एनसीपी 15.3% और शिवसेना उद्धव ठाकरे की 12.5%, तो ये 47.7% हो जाते हैं। अब यहां पर सवाल है कि अगर 8% वोट का अंतर
जिस एनडीए और जिस एमवीए के भीतर नजर आ रहा है और जिस एमवीए के पास फिलहाल वोटर की तादाद लगभग 20% है, जबकि उसने कोई पहल महाराष्ट्र में की ही नहीं है, सारी पहल शिवसेना यानी उद्धव ठाकरे या शरद पवार कर रहे हैं। तो क्या यह एक ऐसी परिस्थिति धीरे धीरे बनने लगी है जो कांग्रेस को बीजेपी के सामने खड़ा कर रही है और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को नरेंद्र मोदी के सामने खड़ा करने की स्थिति में ला रही है? क्योंकि तमाम राज्यों को परखें उससे पहले एक चीज और सोचिए कि 2019 के लोकसभा चुनाव में जो 48 सीटों को, उसमें से 41 सीट बीजेपी शिवसेना ने जीती थी और इनके पास वोट तकरीबन 51% था, जबकि दूसरी तरफ एनसीपी और कांग्रेस के पास सिर्फ 32% वोट थे और सीट सिर्फ 5 मिली थी, 4 एनसीपी को, 1 कांग्रेस को। अगर यह परिस्थिति इस रूप में धीरे धीरे डेवलप हो रही है तो क्या यह बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है? दूसरी तरफ क्या यह विपक्ष के लिए खतरे की घंटी है कांग्रेस को लेकर? और तीसरी तरफ राहुल गांधी जिस तेजी से, और उनका ग्राफ जो सीएसडीएस के सर्वे में नजर आया, उसमें वो तमाम नेता जो नरेंद्र मोदी को निशाने पर लेते थे वो पिछड़ते हुए दिखाई दिए। उसमें किसी का नाम भी ले सकते हैं, शरद पवार का, ममता बनर्जी का, चंद्रशेखर राव का, केजरीवाल का, नीतीश कुमार का, किसी का भी नाम ले लीजिए। ये सारे नाम जोड़कर भी जब पहुंचने की स्थिति में राहुल गांधी तक नहीं है तो राहुल गांधी सामने खड़े नरेंद्र मोदी के नजर आएंगे। ये पहला सवाल था। दूसरा सवाल इन सब के साथ जुड़ा हुआ है कि एक क्षण के लिए अगर कर्नाटक को आप परखें तो कर्नाटक के भीतर बीजेपी ने एक वक्त में 2019 में जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ था उसमें 51% वोट उसे मिले थे, कांग्रेस को सिर्फ 31% वोट मिले थे। लेकिन एक झटके में अगर पिछले विधानसभा के दायरे में आइएगा तो कांग्रेस को लगभग 43% वोट मिले, 42.9%, और दूसरी तरफ बीजेपी को 36% वोट मिले। यह अंतर बहुत साफ बतलाता है, क्योंकि अगर 135 सीट कांग्रेस ने वहां पर जीती, इसको अगर आप लोकसभा में कन्वर्ट कर दें तो लगभग 20 सीटों पर, यानी 26 में से 20 सीटों पर कांग्रेस जीत रही है। और दूसरी तरफ अगर महाराष्ट्र में भी यही परिस्थिति लाकर खड़ा कर दें तो जो 41 सीटें जीती थी 48 में से बीजेपी शिवसेना ने, वह एक झटके में सिंगल डिजिट में आकर खड़ी हो जाएगी। बीजेपी 9 सीट से ज्यादा जीत नहीं पाएगी। सवाल है कि सिर्फ कर्नाटक और महाराष्ट्र को देखें या तमाम राज्यों को अब देखना शुरू किया जाए जहां पर विपक्ष की मौजूदगी है। लेकिन कांग्रेस चूंकि देश भर में फैली हुई है और छत्रप अपने अपने राज्यों में है और लोकसभा चुनाव की दिशा में बढ़ते हुए कदम में चाहे अनचाहे समूची बीजेपी जब कूद पड़ती है राहुल गांधी के किसी भी वक्तव्य को लेकर तो उसके 2 ही मैसेज होते हैं। पहला मैसेज यह होता है कि दोनों के पक्ष के जो लोग खड़े हैं, जो वोटर खड़ा है, वह दोनों के पक्ष में और इंटैक्ट हो जाएगा और एक साथ आकर खड़ा होगा। दूसरी परिस्थिति बनती है कि नरेंद्र मोदी के पक्ष में कोई नया वोटर तो नहीं आएगा, लेकिन विपक्ष जो बिखरा हुआ था, कुछ ममता के साथ थे, कुछ केजरीवाल के साथ हैं, कुछ नीतीश के साथ, कुछ पवार के साथ, कुछ उद्धव के साथ, कुछ केसीआर के साथ, कोई भी किसी के साथ विपक्ष के बिखरे हुए स्थिति में, वह सब धीरे धीरे मोदी का विरोध कर रहे हैं, लेकिन वह इंटैक्ट अभी तक नहीं हो रहे थे जो इस दौर में होने लगे हैं। तो क्या अमेरिका में राहुल का दिया गया भाषण या जो वहां पर वह जो अपने मन की बात वहां पर बता रहे हैं और जिस अंदाज में बता रहे हैं और भारत की परिस्थितियों के भीतर उन मुद्दों को भी बहुत बारीकी से उठाकर कह रहे हैं कि इन मुद्दों को छुपाया जाता है और इस पर रेड कारपेट सिंगोल की डाल दी जाती है, रेड कारपेट नई पार्लियामेंट की डाल दी जाती है और इस देश के भीतर एक अजीबोगरीब ड्रामा चलता है। और वो मुद्दे जो महंगाई से जुड़े हैं, बेरोजगारी से जुड़े हैं, इस देश में महंगी होती शिक्षा से जुड़े हैं, इस देश के भीतर में हेल्थ सिस्टम कितना, इलाज कराना कितना मुश्किल हो गया और उसका बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी कैसे गायब हो गया, उससे भी जुड़े हैं। और फैक्ट तो ये भी है कि 2014 से अगर आप तुलना शुरू कीजिएगा तो एजुकेशन और हेल्थ 2 ही ऐसे सेक्टर हैं जो जीडीपी के मुकाबले जो बजट एलोकेशन था वह 2014 की तुलना में 2022-23 में भी आकर कम होता चला गया। तो क्या ये सारी बातें धीरे धीरे भारत की राजनीति के भीतर एक ऐसे पिलर को खड़ा कर रही है जिसमें यह सवाल धीरे धीरे गायब हो रहा है कि दरअसल विपक्ष का नेता कौन?
विपक्ष की पार्टी कौन, और समूची राजनीति बीजेपी की जो है, अगर उसके केंद्र में आकर राहुल गांधी खड़े हैं तो एक क्षण के लिए उस परसेप्शन को समझिए जो 2004 में हुआ था। उस वक्त सोनिया गांधी कांग्रेस का चेहरा नहीं थी। उस वक्त शाइनिंग इंडिया था, अटल बिहारी वाजपेयी थे, अडवाणी जी थे, उनके साथ एक लंबी कतार थी नेताओं की। उसमें जॉर्ज फर्नांडिस भी हुआ करते थे, उसमें यशवंत सिन्हा भी हुआ करते थे, और शौरी भी हुआ, तमाम नेताओं की एक पूरी फहरिस्त थी। उनके साथ गठबंधन का नेताओं की एक पूरी फहरिस्त थी। अगर इन सारी परिस्थिति को देखें तो 2004 में जितनी बार भी सोनिया गांधी का नाम प्रधानमंत्री उस वक्त के अटल बिहारी वाजपेयी ले रहे थे, वह एक झटके में चुनाव आते आते इस देश के लोग सोनिया गांधी को भी जान गए, और चाहे अनचाहे कांग्रेस के नेता के तौर पर स्थापित भी वह होने लगी। और जब शाइनिंग इंडिया को लेकर 2004 का चुनाव परिणाम आया तो वहां पर बीजेपी चुनाव हार चुकी थी। क्या वही परिस्थिति 2024 को लेकर इस देश के भीतर में राहुल गांधी पर जिस तरीके से पूरा का पूरा बीजेपी का जो पूरा कैडर है वो कूद पड़ता है, यह एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें विपक्ष का नेता कौन होगा, यह सवाल अब धीरे धीरे गायब हो चला है। अगर ऐसी परिस्थिति बन रही है तो इसमें एक तीसरी परिस्थिति को भी अब समझने की जरूरत है, जहां पर विपक्ष के तौर पर जो तीन नेताओं का हमने आपसे जिक्र किया, केजरीवाल, ममता बनर्जी और चंद्रशेखर राव, चूंकि इन्हीं तीनों के निशाने पर सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री मोदी आए, लेकिन इन पर जवाब विपक्ष के नेताओं ने उस रूप में नहीं दिया। और इन तीनों के शब्दों को अगर परखिएगा और जिस तरीके से हमले किए गए, उसमें जिस मुहावरों तक का उपयोग किया गया, उसमें भी बीजेपी ने इन पर रिवर्स अटैक नहीं किया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मौजूदा राजनीति अपने आप को वोटरों के जरिए, जनता के जरिए डिकोड कर रही है। और बीजेपी को अब यह समझ में आने लगा है धीरे धीरे कि जो क्षत्रप थे उनकी मौजूदगी उनके राज्य भर की है, लेकिन कांग्रेस इस पूरे देश में फैली हुई है। और अगर कांग्रेस कर्नाटक चुनाव के बाद खास तौर से जो हर्षोल्लास था वो किसके चेहरे पर आया? वह शरद पवार के चेहरे पर आया, वह ममता बनर्जी के चेहरे पर आया, वो अखिलेश यादव के चेहरे पर आया, वह नीतीश कुमार के चेहरे पर आया, वो हेमंत सोरेन के चेहरे पर आया। मतलब समूचे विपक्ष अगर उसके निशाने पर नरेंद्र मोदी थे और नरेंद्र मोदी को हरा दिया कांग्रेस ने, तो एक झटके में वो सारे नेता खुश हो गए और कतार में आकर कांग्रेस के साथ खड़े हो गए। कांग्रेस अब इसी नब्ज को पकड़ रही है और राहुल गांधी ने इसी नब्ज को पकड़ा है, जिसमें उन्हें पता है कि जब वो प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधेंगे तो जो पूरी की पूरी बीजेपी की आईटी सेल हो, या बीजेपी के नेता हो, या बीजेपी का कैडर हो, या बीजेपी के साथ खड़े वोटरों की तादाद हो, वो जाहिर तौर पर और एग्रेसिव वे में राहुल गांधी पर निशाना साधेगी। लेकिन दूसरी तरफ जो लोग खड़े थे वह एक झटके में राहुल गांधी के करीब आते हुए दिखाई देंगे। चाहे कल तक वह अलग अलग प्रांतों में बटे हुए थे, लेकिन सबके निशाने पर नरेंद्र मोदी थे। लेकिन उन्हें भी एक नेता चाहिए। जो स्थिति इस देश के भीतर में कर्नाटक चुनाव में मुस्लिम आदिवासियों के साथ उठी, एक बड़ा कुनबा दलितों का और एक बड़ा हिस्सा ओबीसी का, उसके भीतर भी जो अभी तक सवाल उठ रहे थे कि वह किस दिशा में जाए, झटके में वो जब एकजुट हुआ और एकजुट होने के बाद जब वो कांग्रेस के साथ खड़ा हुआ, तो विधानसभा चुनाव को लोकसभा चुनाव के हिसाब से अगर परिवर्तित किया जा रहा है तो जो 25 सीटें जीती थी बीजेपी ने, 26 में से 25 2019 के लोकसभा चुनाव में जीती थी, वह एक झटके में कम होकर 3 से 4 सीट पर आकर अटक जा रही है, जिसमें 1 या 2 सीट जेडीएस के हिस्से में आ रही है और तकरीबन 20 सीट जो है वह सीधे तौर पर कांग्रेस के हिस्से में जा रही है। तो पहली खतरे की घंटी बीजेपी को सुनाई देने लगी है इन्हीं 3 राज्यों को लेकर। अगर इन 3 राज्यों को राजनीतिक तौर पर समझे, एक तरफ बिहार की 40 सीट, दूसरी तरफ महाराष्ट्र की 48 सीट और तीसरी तरफ कर्नाटक की 26 सीट। इन तीनों परिस्थितियों में अगर वह सिंगल डिजिट में आ चुकी है, आ जाएगी, दोनों स्थिति को जोड़िए तो एक झटके में बीजेपी का आंकड़ा 250 को छू देता है।
और 250 सिर्फ इन 3 राज्यों की परिस्थिति है, और वह भी तब जब समूचा प्रचार 2019 को इसी बात को लेकर था कि सामने तो कोई है ही नहीं, एक तरफ नरेंद्र मोदी का कद है और दूसरी तरफ कोई नहीं है। अब यहां से जो अगली बात शुरू होती है वो मेरे ख्याल से CSDS, इसका जिक्र हम खासतौर से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसके जो अपने सर्वे होते हैं वह सोशल बेस पर टिके होते हैं, और सोशल बेस पहली बार बता रहा है कि भारत के भीतर में जो परफॉर्मेंस हर क्षेत्र का है, मसलन इकोनॉमिक कंडीशन को लेकर 35% लोग मानते हैं कि इंप्रूव किया है, लेकिन 42% लोग कहते हैं जस का तस है, और 22% कहते हैं वर्ष हो चला है। मैसेज क्या है इसका? जब एवरेज आप निकालिएगा, यानी सेम कहने वालों का भी अगर आप 40% हिस्सा दूसरी तरफ दे देते हैं तो भी नाजुक स्थिति हो गई, विपक्ष के साथ ये सारे लोग जुड़ गए। और अगर इसको आप गवर्नेंस के तौर पर ले आते हैं तो गवर्नेंस के तौर पर देखिए, जब मनमोहन सिंह की सरकार 2014 में थी तब 12% लोग फुल सेटिस्फाई थे, लेकिन 2019 में जब मोदी सरकार चुनाव में दूसरी बार गई तो 26% सेटिस्फाई थे पूरे तरीके से इस सरकार को लेकर। लेकिन 2023 में CSDS बोलता है जी नहीं, अब इसमें तकरीबन 9% की कमी आ गई और यह 17% हो गया है। यानी ध्यान दीजिए, तो यह 2014 में जो मनमोहन सिंह की गवर्नेंस को लेकर सोच इस देश के वोटरों में थी, वही सोच एक झटके में 2023 में उसी दिशा में बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। और जो औसत रफ्तार है वो बताती है कि मनमोहन सिंह के पक्ष में अगर 12% लोग थे तो 13 से 14% से ज्यादा पक्ष में 2024 के चुनाव में नहीं रहेंगे। और अगर इसके ठीक समानांतर अगर पूरे तरीके से आप इस कतार में आ जाइए कि जो पूरे तरीके से डिससेटिस्फाई थे, वह 32% थे मनमोहन सिंह के काल में 2014 में, और आज की तारीख में 21% हो गए हैं। एवरेज बता रहा है कि यह लगभग 25% तक पहुंच सकता है, जो कि 2019 में सिर्फ 18% था मोदी की सरकार को लेकर। यानी तमाम चीजों में जब आप परखना शुरू करेंगे, चाहे रूरल इंडिया का जिक्र हो चाहे अर्बन इंडिया का जिक्र हो, रूरल इंडिया में और ज्यादा गैप है। वहां पर 33% लोग अगर मानते हैं कि अच्छा है तो 43% कह रहे हैं कि नहीं नहीं जस का तस है, और 23% तो खुले तौर पर कह रहे हैं वर्ष स्थिति हो गई है। तो ग्रामीण भारत के भीतर बीजेपी की जो चुनावी जीत लोकसभा में लगभग 129 सीटों पर, खास तौर से जो पूरा ग्रामीण इलाका है वहां पर हुई, तो वहां पर एक बड़ी सेंध यूं भी लग जाएगी। अगर इस CSDS के आंकड़ों को हम एनालिसिस करने बैठे हैं तो सवाल है कि सर्वे अगर सरकार के पक्ष में नहीं आ रहे हैं, चुनाव परिणाम अगर सरकार के पक्ष में नहीं आ रहे हैं, और पहली बार धीरे धीरे इस बात का जिक्र खुले तौर पर होने लगा है कि बीजेपी के निशाने पर कौन है और बीजेपी किसे निशाने पर ले रही है, और बीजेपी को किसको निशाने पर लेना चाहिए, चाहे वो कैबिनेट स्तर का मंत्री हो या फिर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ही क्यों ना हो, या फिर वो पूरा कैडर ही क्यों ना हो। निशाने पर देखिए कांग्रेस है, निशाने पर देखिए कांग्रेस के नेता राहुल गांधी हैं, और राहुल गांधी भी खुले तौर पर, चाहे वो ब्रिटेन में जाए जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरे तरीके से अनडेमोक्रेटिक कह दें, या फिर अमेरिका जाकर वो कह दें कि दरअसल इनको इतना ज्ञान है कि भगवान भी सामने आ जाएं तो ये भगवान को भी समझाने लग जाएंगे, और उसके बाद इस देश के भीतर जो बीजेपी के रिएक्शन आने शुरू हों, तो सवाल ये नहीं है कि राहुल गांधी ने विदेश में जाकर क्या कहा, सवाल यह है कि पहली बार राजनीति दो ध्रुव में आकर खड़ी हो गई है, वो बिखरी हुई नहीं है, और वोटरों के जहन में धीरे धीरे ये चीजें साफ हो रही है। एक तरफ मोदी सत्ता है, दूसरी तरफ राहुल की अगुवाई में कांग्रेस खड़ी है, और यह एक स्थिति अगर 2024 की दिशा में धीरे धीरे बन रही है, जो बीजेपी ही बना रही है, और जिस दिशा में बीजेपी का IT सेल ही बनाने में जुट चुका है, क्योंकि उसे यह लगने लगा है कि अगर इसको भी छोड़ दिया हमने तो फिर जो वोटर हमारे पक्ष में खड़े थे कल वह भी डगमगाने लगेंगे। तो उसकी मुसीबत यह है कि वह विरोध ना करे तो फंसा, विरोध करे तो फंसा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।